Hello everyone, welcome to the Future Genius Chemistry classes. This is part 11, Electrochemistry class 12. So today we are going to talk about Faraday's laws of electrolysis. नाम से ही पता चल रहा है that these laws were given by Faraday and हमने electrolysis के बारे में already बात कर चुके हैं. I'm attaching the link for those who haven't seen the video. Fine? Okay. So we have two laws. Faraday's first law of electrolysis क्या बोल रहा है वो देखते हैं. So amount of the substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passing through the electrode. क्या बोल रही है ये स्टेटमेंट? इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवा देती हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा था. ओके, सो आई हैव दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल विद मी. ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज़ माय नेगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होता है. ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, मैं बस थोड़ा सा आपको रिकैपिचुलेट करा रही हूँ ताकि आपको ये लॉ समझ आ जाए. तो और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. सो आई नो दैट माई सेल इज़ गोइंग टू वर्क कैसे, जब मेरी इलेक्ट्रिसिटी इनिशिएट करेगी केमिकल रिएक्शंस को. ठीक है, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है दिस विल गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स देने वाली है, जिसकी वजह से राइट हैंड साइड वाला जो इलेक्ट्रोड है इस पर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा. राइट, ये हमें मालूम है. और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाता है. ठीक है, तो अब मुझे पता है कि मेरा जो राइट हैंड साइड वाला है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया है रॉड, और ये वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुकी है. ठीक है, एंड दीज टू इलेक्ट्रोड्स किस में डिप्ड होते हैं? ये एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होते हैं, और मेरे इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? अनायंस और कटायंस होते हैं. तो सपोज मेरे पास कटायन है A+ और अनायन है B नेगेटिव, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं. तो जो मेरा कटायन है दैट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स विच टर्मिनल? टूवर्ड्स नेगेटिव. जो मेरी नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप्ड वाली रॉड है उसकी तरफ मेरा कटायन अट्रैक्ट होने वाला है, और जो मेरा अनायन है वो मेरे दूसरे रॉड पर अट्रैक्ट होने वाला है. फाइन, अब ये वहाँ पर रॉड्स पर जाकर करते क्या हैं? जो मेरा A पॉजिटिव है, कटायन है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो न्यूट्रल स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, और B नेगेटिव सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा ताकि वो न्यूट्रल स्पीशी में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, और जब वो न्यूट्रल स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं. यहाँ पर A डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर B डिपॉजिट हो जाने वाला है. ये सब चीज़ें हमने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ी थी, क्योंकि जब वो न्यूट्रल स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो ही गए हैं तो दे नो लॉन्गर कैन दे स्टे इन दी इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट में तो सिर्फ आयन्स रहते हैं. न्यूट्रल स्पीशीज़ कहाँ पे रहती हैं? सॉलिड फॉर्म में है या गैशियस फॉर्म में है, तो वो रॉड के पास जाकर डिपॉजिट हो जाती हैं. ठीक है, ओके. तो एक और चीज़ मैं बताऊँगी यहाँ पर, अगर मेरे पास कटायन सोडियम है सपोज, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बनाता है? सोडियम सॉलिड बनाता है. लेकिन अगर मेरे पास कटायन हाइड्रोजन है तो वो न्यूट्रल स्पीशीज़ में कैसे एग्जिस्ट करती है? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, राइट, H2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके मैं बोल सकती हूँ कि दो प्रोटॉन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन करे और H2 गैस में कन्वर्ट हो गए. तो जब मैं सॉलिड की बात करूँगी तो सॉलिड्स विल गेट डिपॉजिटेड, फाइन, एंड गैसेस विल गेट लिबरेटेड या फिर इवॉल्व्ड. समझ आया? डिपॉजिटेड और लिबरेटेड के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक, तो अब मेरा लॉ क्या बोल रहा है कि जो अमाउंट है सब्सटेंस की डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, कितनी अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट हो रही है, डिपॉजिटेड सॉलिड्स के लिए, लिबरेटेड गैस के लिए, एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितनी अमाउंट लिबरेट या डिपॉजिट हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के. कितनी इलेक्ट्रिसिटी मैं पास करवा रही हूँ या फिर कितनी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उतने ही अमाउंट पे डिपेंड करेगा मेरा सब्सटेंस का मास, कि कितनी अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है.
ठीक है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ और मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ अपने लॉ के लिए। इसने क्या बोला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्यू को हम चार्ज भी बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है ये कि जितनी देर तक मैं उसको करंट दूंगी उतनी देर तक वो प्रोसेस चलता रहेगा, और जितनी देर तक वो प्रोसेस चलता रहेगा उतनी ही देर तक वो क्या करते रहेंगे, अनायंस और कटायंस अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन करके न्यूट्रल स्पीशीज़ में कन्वर्ट होते रहेंगे और वो जाके स्टिक होते रहेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो यही लॉ बोल रहा है मेरा। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आई नो कि चार्ज क्या होता है, I इंटू टी, फिजिक्स में पढ़ा होगा। I क्या होता है मेरा, I इज़ करंट एंड T इज़ टाइम। तो कितने टाइम तक कितना करंट मिला वही मुझे चार्ज या फिर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बता रहा है। तो आई कैन सिंपली राइट m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। फाइन, नाउ आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। तो मुझे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जैसा चाहिए, ठीक है। तो मैं वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेती हूँ ZIT। ये मेरा फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। अब ये Z क्या होता है, दिस Z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फाइन, ये मेरा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। अभी के लिए बस ये समझ लो कि जो Z है इसकी वैल्यू क्या होती है, E/F। फाइन, तो अगर मैं E/F को इस फॉर्मूला में पुट करती हूँ तो मेरा m क्या हो जाएगा, E/F इंटू I इंटू T। फाइन, तो ये मेरा इक्वेशन हो गई मेरे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, जिसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अब ये E और F क्या है इसको समझते हैं। सो आई सेड कि मेरा Z इक्वल्स टू E/F। दिस E ओवर हियर इज इक्विवेलेंट वेट। पढ़ा हुआ है इसके बारे में, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, ये सब जब पढ़ा होगा तो इक्विवेलेंट वेट टर्म ज़रूर आई होगी, है ना। और F होता है फैराडेज कांस्टेंट, जो मैं शुरू से वीडियोस बना रही हूँ उसमें मैं बता भी रही हूँ कि फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, 96500 कूलम जितना चार्ज होता है। अब वो एक्चुअल में क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। पहले इक्विवेलेंट की बात कर लें। इक्विवेलेंट वेट होता है बेसिकली एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। फाइन, कभी कभी जब एसिड्स की बात करते हैं, फॉर एसिड्स जब हम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो वो होता है इक्वल एटॉमिक वेट अपॉन बेसिसिटी के, ठीक है। और बेसिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल आ जाता है, एटॉमिक वेट अपॉन में एटॉमिक वेट या फिर मोलर वेट भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एटॉमिक वेट अपॉन में एसिडिटी के, ठीक है। तो ये मेरा इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब फैराडेज कांस्टेंट के बारे में देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबको पता है ये। सपोज मैं बोल रही हूँ कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होने वाला है। सबसे पहले तो ये देखना है कि एक मोल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। कितने होते हैं एक मोल में इलेक्ट्रॉन्स, मोल में क्वांटिटी कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो एक मोल में आई कैन से कि एवोगैड्रोज नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होने वाला है, हाउ मच चार्ज, मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो करीब करीब इक्वल होने वाली है। मैं इस पर
अप्रॉक्सीमेट का साइन बना देती हूँ एंड इट कम्स आउट टू बी एज 96500 कूलम। अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू आती है और यही होती है मेरी वैल्यू फैराडेज कांस्टेंट की। तो बेसिकली फैराडेज कांस्टेंट क्या हुआ, F इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इफ समवन आस्क्स मी कि फैराडेज कांस्टेंट 96500 तो होता है, पर होता क्या होता है वो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल। ओके, तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सीख लिया है। कुछ भी नहीं था, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस पे ही डिपेंड कर रहा था कि जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट हो रही है या लिबरेट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, करंट के ऊपर, जो कि कॉमन सेंस वाली भी बात है कि जितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे उतनी देर तक केमिकल रिएक्शंस होती रहेंगी और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो गेन और लूज होकर न्यूट्रल स्पीशीज़ में हमारे आयंस को कन्वर्ट करके और वो डिपॉजिट हो जाने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, then the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to the equivalent weight of substance। इसके लिए मैं अब 2 इलेक्ट्रोलाइट्स लेके आती हूँ। ठीक है, ओके, तो ये मेरा एक सेल हो गया, ये मेरा दूसरा सेल हो गया। फाइन। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इन्होंने बोला है कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में पास हों, उसके लिए मतलब क्या हुआ, Q क्या होता है, IT। इसका मतलब मुझे सेम करंट पास करवाना है और सेम टाइम के लिए पास करवाना है दोनों में। ठीक है, उसके लिए मेरे पास एक ही तरीका है, या तो मैं क्या करूँ, इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना है ना। तो अगर मैं इसको एक ही बैटरी से कनेक्ट कर दूंगी तो वो एक बैटरी दोनों को सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम पीरियड के लिए देगी। तो मैं ये अलग अलग बैटरीज जो है ना, इसको रब कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, और मैं सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करवाने के लिए इन दोनों को एक ही बैटरी से कनेक्ट कर देती हूँ। फाइन, और इन दोनों को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ओके, सो नाउ मेरे दोनों जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। फाइन, प्रोसेसेस वैसे ही चलने वाले हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस होता है यहाँ पे अलग चलेगा, यहाँ पे अलग चलेगा। डिफरेंस क्या है यहाँ पर ये देखेंगे। ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज ये मेरा कॉपर सल्फेट है और ये वाला इलेक्ट्रोलाइट मेरा सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, अब मेरे इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, कॉपर के कटायंस हैं, सल्फेट के अनायंस हैं। इस वाले इलेक्ट्रोलाइट में मेरे पास Ag+ कटायंस हैं और नाइट्रेट के अनायंस हैं। सिंपल। तो प्रोसेसेस दोनों में वही चलने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, जो हमने यहाँ पे देखे थे। फाइन, अब मैं अगर वापस से अपना फर्स्ट लॉ लगाना चाहूँ इसी पे, तो क्या कहूँगी मैं कि मेरा मास जिंक का कितना डिपॉजिट हुआ, मास कॉपर का कितना डिपॉजिट हुआ, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, Z/Q बोल सकती हूँ मैं ये। तो मेरा मास ऑफ कॉपर Z क्या होता है, E/F, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन फैराडेज कांस्टेंट इनटू में Q बोल सकती हूँ ये मैं। सिमिलरली इस सेल के लिए अगर मैं देखूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा मास ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो Z/Q बोल सकते हैं। Z अगेन क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन F इंटू में Q। अब चार्ज जो है, जो मेरा Q है, वो तो सेम रहने वाला है क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है। अभी बात की थी उसके बारे में तो कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो सेम रहने वाली है। ठीक है, तो इफ़ नाउ आई सिंपली डिवाइड बोथ ऑफ देम, मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ, M कॉपर अपॉन MAg, तो क्या होने वाला है, E कॉपर Q अपॉन F अपॉन EAg Q अपॉन F। ये F कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आई कैन सिंपली राइट दैट मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर
इक्वल्स टू क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। और यही मेरा स्टेटमेंट है या फिर इक्वेशन है फॉर माय सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज के सेकेंड लॉ ने क्या बोला कि जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास करें थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, यही किया था हमने, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के सोल्यूशन में, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है सीरीज में, ये सीरीज में ही तो कनेक्टेड है। देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, जो अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगी इनके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है, इक्विवेलेंट वेट के। तो ये मैंने स्टेटमेंट या इक्वेशन निकाल दिया इसके लिए, ठीक है। और ये भी समझ आ गया होगा आपको कि ये कैसे निकला है। ये सारा प्रोसेस कौन सा था, ये मैंने फर्स्ट लॉ के यूज़ से ही मैंने सेकेंड लॉ आपको समझा दिया, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्या, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं तो वो सब क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोलर एल्यूमिनियम +3 टू एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो आई हैव एल्यूमिनियम +3 और इसी को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, एल्यूमिनियम में। तो आई विल सिंपली गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल स्पीशीज़ में जाना है तो ये एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। ये 1 मोल हुआ और ये 3 मोल हुए। ये चीज़ें तो आपको पता होंगी ना, नॉर्मली जो आगे टर्म लिखी होती है उतने ही मोल्स ले लेते हैं हम, है ना। ओके, सो मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे, ये हम बात कर चुके हैं। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना चार्ज होने वाला है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 फैराडेज होने वाला है। और यही तो हमें चाहिए, हमें चार्ज ही तो ढूंढना है कि कितना रिक्वायर्ड है एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम तक जाने में, चार्ज कितना लगेगा, 3 फैराडे चार्ज लगेगा। तो आई कैन से दैट फॉर 1 मोल ऑफ Al+3 ion charge required is 3 फैराडे और 3 × 96500 कर दूंगी मैं, और इसका जो भी आंसर आएगा कूलम्स में मेरा उतना चार्ज होगा। सिंपल है। अब ये 1 मोल क्या है यहाँ पर, इधर कंफ्यूज मत होना। 1 मोल ऑफ Al+3 क्या है कि Al+3 का तो 1 मोल था, लेकिन चार्ज कितना था उसमें, 3 मोल इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स थे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स तो 3 मोल लिए हैं, यहाँ पे 1 मोल ऑफ Al+3 है। फाइन। तो केमिकल इक्वेशन अगर लिख लो तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोलर ऑफ कैल्शियम +2 आयन्स। अब मुझे कैल्शियम +2 को रिड्यूस करना है, तो इक्वेशन लिखने वाली हूँ, रिडक्शन इक्वेशन। कैल्शियम +2 रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कैल्शियम में जाएगा। कितना कूलम चार्ज लगा मुझे रिड्यूस करने में, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, 2 मोल्स, ठीक है। तो आई कैन सिंपली राइट कि मेरा चार्ज कितना लग रहा है, 2 फैराडे चार्ज लग रहा है, क्योंकि 1 मोल के लिए 1 फैराडे, 2 मोल्स के लिए 2 फैराडे। तो मेरा आंसर सिंपली 2 × 96500 करने वाली हूँ। जो भी आंसर आएगा उसमें कूलम्स आ जाएगा। फाइन, ओके। तो मैंने ये वाला आंसर तो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, एंड इट केम आउट टू बी एज 1.93 × 10⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn+2, ठीक है। सारे क्वेश्चंस सेम लग रहे होंगे अभी तक, आगे आएंगे डिफरेंट क्वेश्चंस, पहले इन पर मास्टरी कर लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। तो MnO4- को मुझे कन्वर्ट करना है Mn+2 में। तो पहले ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो चार्ज देख लेती हूँ। इस पर +2 चार्ज है, दिख ही रहा है। MnO4- पे कितना चार्ज है, जिसका निकालते हैं उसको X ले लेते हैं। ऑक्सीजन पे आयनो -2 चार्ज होता है, 4 है यहाँ पे, और माइनस है तो +1 कर दूँगी। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
इक्वल टू -1 कर दूंगी, ठीक है। तो x -8 इज इक्वल टू -1 एंड x कम्स आउट टू बी +7। -8 को जब मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो वो +7 आ जाएगा। फाइन, तो मेरा इस मैंगनीज का चार्ज कितना हुआ, +7, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दूंगी एंड आई विल सिंपली राइट कि यहाँ पर +7 चार्ज है। तो +7 से +2 में जाने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करवाने वाली हूँ। रिडक्शन हो रहा है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को मैं क्या करूँगी, इस तरफ आई हैव ऑक्सीजन, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, जितने ऑक्सीजन होता है उतने ही मैं वाटर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। और फिर मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये H2। इसको बैलेंस करने के लिए मैं प्रोटॉन ऐड करती हूँ, तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही ऐड कर दूंगी। 4 2 8 हाइड्रोजन है, तो आई विल सिंपली ऐड 8 H+ ओवर हियर। तो समझ आया बैलेंसिंग कैसे करी, जितने ऑक्सीजन होते हैं उतना वाटर ऐड कर देते हैं, और फिर वाटर के ऐड करने पर जितने हमारे हाइड्रोजन बनते हैं उतना ही प्रोटॉन्स मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ दूसरी तरफ। ये मेरी केमिकल इक्वेशन बन गई है, रिडक्शन इक्वेशन। अब मैं इस पर क्वेश्चन लगाने वाली हूँ अपना, हाउ मेनी कूलम्स रिक्वायर टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ मैंगनीज O4- to Mn+2। कितना चार्ज लगा इस पर, कूलम्स चार्ज ही होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5 फराडेज हो जाएगा। इजी है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ चार्ज को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कितने हैं। हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फराडे है, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, 5 फराडे। 5 × 96500 करने वाली हूँ। फाइन, जो भी आंसर आएगा वो कूलम्स में मेरा आंसर आ जाएगा। यूनिट लिखना मत भूलना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोलर ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। सेम क्वेश्चन है, वाटर टू ऑक्सीजन की इक्वेशन लिखनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें यूटिलाइज हुए या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, उसके बेसिस पर हमें आंसर मिल जाएगा। वाटर टू ऑक्सीजन कैसे होएगा, H2O को O2 में कन्वर्ट करना है, बैलेंस कर लेंगे, इधर हाफ लगा सकती हूँ मैं। अब मुझे पता है कि मेरे को हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ते हैं, प्रोटॉन्स ऐड करने पड़ते हैं, तो आई सिंपली ऐड प्रोटॉन्स ओवर हियर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज़ हुए, ऑक्सीजन देखते हैं हम पहले कि यहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रल स्पीशीज़ में है तो 0 ऑक्सीडेशन है, इधर क्या है चार्ज -2 है, तो -2 से 0 में जा रहा है और मुझे ऑक्सीडेशन करवानी है। यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाला है, तो आई विल सिंपली से कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 2 लूज हो गए। फाइन, तो ये मेरी केमिकल इक्वेशन आ गई है और मेरा आंसर 2F करके आ जाएगा। सिंपल है। आई होप इधर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा अलग हैं। हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 9 grams ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al+3। तो Al+3 के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखूँगी। तो Al+3 +3 इलेक्ट्रॉन्स क्या देने वाला है, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब मुझे पता है कि एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, 27 grams होता है, ठीक है। इनके मोल्स लिख लेते हैं पहले, 1 मोल, ये 3 मोल्स है और ये भी 1 मोल है, ठीक है। तो आई नो दैट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है, 27 grams होते हैं, ठीक है। तो 9 grams में कितना होने वाला है, सिंपली 1/27 इंटू में 9, इतने मोल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो जितना भी मोल्स आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, फैराडेज से, क्योंकि मुझे बेसिकली क्या करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। 9 grams ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, तो अगर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में इतना ग्राम्स है तो 9 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, और जितने भी मोल्स आएँ उसको मैं फैराडेज से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि 1 मोल में कितने होता है, 1 फैराडे, तो इतने मोल में कितना चार्ज होने वाला है, इतने मोल इंटू में फैराडे। समझ आया। तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा ढंग से लिख दूँ तो आई कैन राइट दैट 27 grams ऑफ एल्यूमिनियम नीड्स, कितना चार्ज चाहिए 27 मोल को,
27 ग्राम्स को, सॉरी 3 मोल इस इक्वेशन से पता चल रहा है, 3 मोल चाहिए ना 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम को, तो आई विल सिंपली राइट 3 इंटू 96500, ठीक है, कूलम। 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम नीड्स कितना, 3 इंटू 96500 अपॉन 27 कूलम। तो 9 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम नीड्स कितना, 3 इंटू 96500 अपॉन 27 इंटू में 9, और इसको मैंने सॉल्व किया, 9 3 ज़ा 27 होता है, तो 27 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर मेरा 96500 कूलम आ जाएगा। समझ आया? थोड़ा सा ध्यान देकर ये क्वेश्चंस होते हैं, यूनिटरी मेथड है, सिंपल और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, इक्वेशन लिखनी होती है, कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड में सबसे पहले देखो कि चार्ज कितना है कैल्शियम के ऊपर, +2 चार्ज है, ठीक है। तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ कि कैल्शियम +2 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा और कैल्शियम में कन्वर्ट कर देगा। फाइन, कितना चार्ज लगा इस पर, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ठीक है। तो आई कैन से, और कैल्शियम का मास कितना होता है, कैल्शियम का नॉर्मल मास होता है 40 ग्राम्स। अब ये मास कुछ कुछ क्वेश्चंस में वो गिवन होगा और कभी कभी आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम्स, ये यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम है, मुझे पता है कि 1 मोल कैल्शियम कितना है, 40 ग्राम्स है। तो 40 ग्राम्स कैल्शियम बनाने के लिए कितना चार्ज लगा, 2 मोल चार्ज लगा। तो आई कैन से दैट 40 ग्राम्स कैल्शियम नीड्स कितना चार्ज, 2 इंटू एफ चार्ज या फिर कूलम, ठीक है, मतलब 2 इंटू 96500 कूलम। वैसे ही 1 ग्राम के लिए कितना लगने वाला है, 2 इंटू 96500 अपॉन 40, ठीक है। और 20 ग्राम्स के लिए कितना लगने वाला है, 2 इंटू 96500 अपॉन 40 इंटू में 20, ये 2 2 ज़ा 4, 40 से ये कैंसिल ही हो जाने वाला है, तो मेरा आंसर 96500 कूलम्स आ जाएगा। सिंपल।